प्रिय विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर। आज का हमारा विषय है काल विस्फारण या समय विस्तार, टाइम डिलेशन। यह बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स का टॉपिक है। तो देखिए कि हम सभी जानते हैं कि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार समय एक निश्चल राशि है, परंतु आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत जो आइंस्टीन ने दिया था उसके अनुसार समय निरपेक्ष राशि नहीं है, यानी सापेक्षिक है। यह निर्देश तंत्रों की गति पर डिपेंड करता है, यानी टाइम भी अब निश्चल नहीं है और निर्देश तंत्रों की गति पर डिपेंड करता है। अर्थात समय अथवा समय अंतराल पर प्रेक्षक की गति का प्रभाव पड़ता है, जबकि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार सभी निर्देश तंत्रों में समय है जो समान रहता है। तो देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम समय विस्तार। माना निर्देश तंत्र एस डैश, निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष धनात्मक एक्स दिशा में एक समान वेग v से गतिशील है। ये निर्देश तंत्र एस है, ये निर्देश तंत्र एस डैश है जो एक समान वेग v से धनात्मक एक्स दिशा में गतिशील है। ठीक है, प्रारंभ में यानी t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0 पर दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु संपाती हैं, यानी एस भी इधर ही है और एस डैश निर्देश तंत्र भी यहीं पर है। कब? t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0 पर। ठीक है, माना निर्देश तंत्र एस डैश में बिंदु P स्थिर है जिसका निर्देशांक है हमारे पास एक्स डैश। ठीक है, तो ये निर्देश तंत्र एस डैश है, इसमें ये बिंदु P है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स डैश। पर दो घटनाएं T1 डैश व T2 समय पर घटित होती हैं। चूंकि दोनों घटनाओं के लिए निर्देश तंत्र एस डैश में हमने एक ही घड़ी का उपयोग किया है, अतः दो घटनाओं के मध्य इस समयांतराल को हम उपयुक्त या उचित समयांतराल या प्रॉपर टाइम इंटरवल कहते हैं और इसको टॉ नॉट से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो टॉ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 डैश माइनस T1 डैश। इसको दे दी समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये निर्देश तंत्र एस डैश में है और स्थिर है और इसमें हमने एक ही घड़ी का उपयोग किया है, तो ये वाला जो टाइम है वो उचित समयांतराल कहलाएगा। आगे देखिए, यदि बिंदु P पर यही घटनाएं निर्देश तंत्र S में T1 व T2 समय पर घटित हों तो निर्देश तंत्र S में दो घटनाओं के मध्य समयांतराल टॉ को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं? टॉ इक्वल टू T2 माइनस T1। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब टॉ नॉट और टॉ के बीच में हमें रिलेशन संबंध स्थापित करना है। तो देखिए हम कैसे एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। ये घटनाएं एस निर्देश तंत्र में T1 व T2 समय पर प्रेक्षित होंगी। ध्यान देना यहाँ पर कि ये घटनाएं T1 व T2 समय पर तो प्रेक्षित होंगी, लेकिन इनकी स्थिति भी समान प्रेक्षित नहीं होगी, क्योंकि एस निर्देश तंत्र में बैठे हुए प्रेक्षक के लिए स्थितियां T1 पर अलग आएगी और T2 पर अलग आएगी, जबकि एस डैश जो निर्देश तंत्र है उसके लिए उसकी स्थिति हमेशा एक्स डैश ही रहेगी। ठीक है, तो अतः समय के व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से, तो इसलिए हमने यहाँ पर व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण यूज किए हैं। तो इसको एक सिंपल से उदाहरण से और समझ सकते हैं कि जैसे रेलवे का प्लेटफॉर्म है, उस पर हम खड़े हुए हैं और एक ट्रेन वहाँ से गुजर रही है। उस ट्रेन में कोई आपका रिलेटिव बैठा हुआ है
और उसके हाथ में एक पानी की बोतल है। अब क्या कीजिए कि जो पानी की बोतल है उसको आगे वाली सीट पर रख दीजिए। अब जब ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति उसको देखेगा तो वो स्थिर दिखाई देगी। अगले 5 मिनट बाद भी देखेगा तो उसकी पोजीशन वही रहेगी। लेकिन प्लेटफार्म पर बैठा हुआ व्यक्ति जब उसको देखेगा तो क्या होगा, पहले उसकी पोजीशन नोट कर लेगा, अगले 5 मिनट या 5 सेकंड बाद जब उसको देखेगा तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब वो ट्रेन गतिशील है इसलिए उसकी जो पोजीशन है चेंज हो जाएगी। तो सेम उसी प्रकार का केस यहाँ पर है। तो एस निर्देश तंत्र के लिए उसकी पोजीशन है जो चेंज हो रही है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर समय का व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण का इस्तेमाल किया है। तो देखो दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें, वो मैं बता देता हूँ। अगर हम इसमें टी डैश इक्वल टू एल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको T1 के लिए नोट करूँगा तो T1 डैश के लिए जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर ये जो x है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि निर्देश तंत्र S में T1 के लिए अलग स्थिति आएगी और T2 डैश के लिए भी इसकी स्थिति अलग आएगी। यहाँ पर मान लीजिए x1 आएगा तो यहाँ पर x2 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में देखिए T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्फा T1 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, और T2 इक्वल टू एल्फा T2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो एक्स डैश है सेम ही रहेगा, क्योंकि निर्देश तंत्र एच डैश में है और एच डैश में पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही है। तो इसलिए हम व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण का इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करेंगे, T1 व T2 के मान उठाकर किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो मान रख दीजिए हमने, ये इसका मान आ जाएगा, इसको हम हल कर लेंगे। तो हल करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ जाएगी ये आ जाएगी, टॉ इक्वल टू एल्फा ब्रैकेट T2 डैश माइनस T1 डैश। ठीक है, एल्फा की वैल्यू हम ही जानते हैं कितना होता है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मान रख दीजिए, रख दिया मान, और T2 डैश माइनस T1 डैश के स्थान पर टाउ नॉट, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, टॉ इक्वल टू टाउ नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी टॉ इक्वल टू टाउ नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो जो समय विस्तार है उसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास ये आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्रैकेट में जो राशि है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर-रूट, ये राशि का मान हमेशा 1 से कम होगा। तो जब इसका मान हमेशा 1 से कम होगा तो टॉ ग्रेटर देन टाउ नॉट होगा, क्योंकि 1 से कम राशि इसका भाग देंगे तो ये वाली संख्या ज़्यादा आएगी। तो इसलिए टॉ ग्रेटर देन टाउ नॉट, अर्थात किन्हीं घटनाओं के मध्य समय अंतराल, उचित समय अंतराल टाउ नॉट से अधिक प्रेक्षित होगा। यानी दो घटना हैं उनके बीच का जो अंतराल है वो अब ज़्यादा हो गया है, वो बढ़ गया है। ठीक है, और इस जो घटना है इसी को हम कहते हैं समय विस्तार या काल विस्फारण। ठीक है, यदि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यदि एस डैश में घड़ी की टिक टिक के मध्य समय अंतराल 1 सेकंड है, एस डैश जो एक समान वेग v से गतिशील है, उसमें कोई घड़ी है, उसमें जो टिक टिक है, कंटिन्यूस टिक टिक है, उसके बीच का जो समांतराल है 1 सेकंड है, तो एस में यह समांतराल अधिक प्रेक्षित होगा, ज़्यादा, क्योंकि समांतराल बढ़ गया है, काल विस्फारण यानी समांतराल बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो अब घड़ी क्या होगी, सुस्त चलती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि ज़्यादा समय ले रही है इसलिए अब सुस्त चलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, धन्यवाद।